बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर इसको स्टडी करने चले हैं। केमिस्ट्री सेकंड ईयर में टोटल 16 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट 6 चैप्टर जो है, चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 1 to chapter 6, they are concerned with inorganic chemistry. From chapter 7 to 13 they are about organic chemistry. The chapter 14 is about biochemistry, chapter 15 about industrial chemistry, and the last chapter 16 that is about the environmental chemistry. Student, हम चैप्टर 7 से आगाज करने चले। आज चैप्टर वाइटल फोर्स थ्योरी, वूलर वर्क, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन से। स्टूडेंट, हम ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके ओल्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहले एक पॉइंट ना जरा ज़हन में रखें। आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंटिस्ट ने कंपाउंड्स को ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर दो हिस्सों में डिवाइड किया। कुछ कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा और कुछ को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। ये जो कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन थी, ये जो कंपाउंड्स की डिवीजन थी, इट बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, देयर सोर्सेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो पहले हम बात क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अबाउट 200 years ago, 200 years ago, scientists classified organic compound into two classes on the basis of their origin and properties. अच्छा, ओरिजिन से यहां मेरी मुराद है स्टूडेंट वो सोर्स जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है। तो दो क्लासेस हमारे पास आ गई, एक को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे, वो साइंटिस्ट कैसे डिफाइन करते थे? वो कहते थे कि दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स, they were called organic compounds. यानी compounds obtained from living things और living things से यहां मुराद है animals and plants. I mean, इन कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं, दे आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड दीज कंपाउंड्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स हियर। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसा कि हम बटर की बात करते हैं, हम चीज की बात करते हैं, हम लेदर की बात करते हैं, हम वूल की बात करते हैं। all these compounds are obtained, all these products are obtained from animals. Similarly, from plants we obtain the vegetable oil, you know, the coconut oil, olive oil, soybean oil, mustard oil, different kinds of oils. We obtain these oils from plants. Similarly, from plants we obtain the silk, we obtain the cotton, we obtain the fibers, we obtain the wood. All these materials are called the organic compounds and they are obtained from plants. Their sources are plants. So all those compounds whose sources are living things in plants and animals, those compounds were called organic compounds. इसमें मैंने एग्जांपल आपको दी, मैंने आपको एग्जांपल स्टूडेंट दी बटर की, मैंने एग्जांपल आपको दी चीज की, मैंने एग्जांपल आपको दी लेदर की, मैंने एग्जांपल आपको दी वुड की, सिल्क, कॉटन एंड मैनी मोर।
अब आ जाएं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड which are obtained from mineral sources, they were called inorganic compounds. I mean compounds obtained from mineral sources. Student, such compounds were called inorganic compound. मैं वर डेफिनेशन में वर का यूज कर रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये 200 साल पहले कंपाउंड्स के बारे में की। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, यू हैव स्टूडेंट, यू हैव सोडियम क्लोराइड, you have calcium carbonate, you have sulfuric acid. What is a very good example of inorganic compound? Carbon dioxide is an example of inorganic compound. You have NaCl, sodium chloride, calcium carbonate, marble, sangemarmar. You have H2SO4, oil of vitriol, sulfuric acid. You have water, carbon dioxide, and many more. All these were called inorganic compound and their sources were mineral sources. Student, एक थ्योरी आ गई वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो हमने कंपाउंड्स की डेफिनेशन की ना, ये तमाम डेफिनेशन वाइटल फोर्स थ्योरी की बेस पे है। वाइटल फोर्स थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड वाइटलिज्म। इसको हम वाइटलिज्म भी कहते हैं। vital force theory. This theory was introduced by a Swedish chemist जिसका नाम था जे बर्जीलियस। अब ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है इसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स and these compounds can never be synthesized from inorganic material in laboratory. My dear student, ये जो थ्योरी है इसकी स्टेटमेंट दो बातों पर मुश्तमिल है। जरा गौर से देखना क्या कह रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स। ये लफ्ज है बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग्स के अंदर और लिविंग थिंग्स के जरिए प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज अ वाइटल फोर्स इज प्रेजेंट इन देयर बॉडीज and that vital force is involved in the preparation of organic compound. You can't introduce the vital force in laboratory, so you can't synthesize the organic compound in laboratory. This one is according to vital force theory. Vital force कुदरत की, ये थ्योरी बताती है जो जे बर्जीलियस देता है। ये थ्योरी में क्या कहती है? ये कहती है कि वाइटल फोर्स कुदरत की तरफ से लिविंग थिंग्स के अंदर इंट्रोड्यूस है और लिविंग थिंग्स उस वाइटल फोर्स मा फौकल फितरत कुव्वत जो इंसान की पहुंच से बाहर है, वही वाइटल फोर्स वो लिविंग बॉडीज में, प्लांट्स और एनिमल्स में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। वो वाइटल फोर्स इंसान की पहुंच से दूर है, लिहाजा आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड का लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। मसलन अब एक सिंपल सी एग्जांपल है, प्लांट के लीव्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फॉर फोटोसिंथेसिस वी नीड द कार्बन डाइऑक्साइड, वी नीड द वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रहता है, प्लांट्स वाटर जो है वो जमीन से एब्सॉर्ब करते हैं। ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से प्लांट बॉडीज के अंदर रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो प्लांट्स बॉडी के अंदर बना, प्लांट्स के जरिए बना फ्रॉम इनऑर्गेनिक, सो दैट ग्लूकोज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन बॉडी में हमारे पास लिवर है, लिवर में अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड दैट यूरिया विद द हेल्प ऑफ यूरिन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब यहां भी जो यूरिया है वो मैमल्स के या इंसान के लिवर में बना बाय द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, और फिर वो यूरिया जो है वो यूरिन की मदद से बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब यहां भी जो यूरिया की मैन्युफैक्चर हुई वो बॉडी के अंदर हुई, एनिमल्स की बॉडी के अंदर हुई। तो वो तमाम कंपाउंड जो लिविंग बॉडीज में और लिविंग बॉडीज के जरिए प्रिपेयर होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। दिस थ्योरी वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, इट इज आल्सो कॉल्ड वाइटलिज्म। ये थ्योरी 1815 में इंट्रोड्यूस करवाएगी, 1815 में, और इस थ्योरी की वजह से साइंटिस्ट हाथ पे हाथ डाल कर बैठ गए। साइंटिस्ट ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि अब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें लिविंग थिंग से ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसके बाद एक रेवोल्यूशन आई, एक चेंज आई। क्या बोला स्टूडेंट? इसके बाद वूलर वर्क, फ्रेडरिक वूलर, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। इन 1828 he introduced a revolutionary work। क्या वाला जरा देखें, जरा इसका इंट्रोडक्शन मैंने कहा कि 1828 फ्रेडरिक वूलर, फ्रेडरिक वूलर, he was German chemist। वूलर ने क्या किया स्टूडेंट? वूलर ने NH4CNO लिया, NH4CNO, NH4 अमोनियम CNO, ammonium cyanate, this one is called ammonium cyanate। My dear student, it should be kept in mind that ammonium cyanate is an inorganic compound। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये सारे का सारा काम वूलर लैब में परफॉर्म कर रहे हैं। उसने क्या किया? उसने अमोनियम सायनेट इसको हीट किया। जब भी हम ये ट्रायंगल का साइन बनाते इसका मतलब हीट किया। उसने क्या देखा कि ये अमोनियम सायनेट इट कन्वर्ट्स इनटू C डबल बॉन्ड ऑफ NH2। This one is urea, this one is an organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप इसको ना यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं NH2, ये दो हैं NH2 टेकन ट्वाइस और आगे आपके पास क्या आ गया CO, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिविंग थिंग्स उसमें प्रिपेयर नहीं हुआ, ये लिविंग थिंग्स बॉडी में और इसकी प्रेपरेशन में कोई वाइटल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। ये प्रोसेस लैब में हुआ और इसमें हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में वूलर ने इसको कन्वर्ट किया विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ वाइटल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बर्जीलियस का जो वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल गलत था और यूं वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और साइंटिस्ट को अब ये पता चला कि हम लैब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वूलर के बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम कॉब्स था। कॉब्स ने एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर किया 1845 में। इसके बाद बर्थेलोट ने 1856 में मीथेन को लैब में प्रिपेयर किया। एसिटिक एसिड एंड मीथेन दे आर आल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करने का सिलसिला चल पड़ा और साइंटिस्ट ने मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको लैब में प्रिपेयर किया। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो यूरिया है वूलर के लैब प्रिपरेशन से पहले, वो यूरिया की सिंथेसिस से पहले, यूरिया वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ
मैमल्स, इससे हासिल किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, जिनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, जिनका सोर्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो डेफिनेशन अब गलत साबित हुई। तो इसका मतलब है अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को नई डेफिनेशन देने की जरूरत है। और नई डेफिनेशन क्या है? दिस वन इज मॉडर्न डेफिनेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस वन इज मॉडर्न डेफिनेशन। डेफिनेशन स्टूडेंट एक बात जरा नोट करें, ये जो ऊपर मैंने आपको वाइटल फोर्स थ्योरी और रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, आई मीन वूलर वर्क, ये अक्सर एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड, या तो ये पूछा जाता है, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वूलर वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में वूलर वर्क, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों जो क्वेश्चन है ना, अगर वो कहता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड, इसका मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी उसकी स्टेटमेंट आपने बतानी है और फिर आपने वूलर वर्क बता के उसके रिजेक्शन इसको डिस्कस करना है। लेकिन अगर वो ये कहे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वूलर वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका मतलब है कि आपने वूलर वर्क, जिसमें वो अमोनियम सायानेट को यूरिया में कन्वर्ट करता है, आप इसका तज़किरा करेंगे और आप ये कहेंगे कि लैब प्रेपरेशन के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड की लैब प्रेपरेशन के बाद साइंटिस्ट ने लैब में धड़ाधड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करने शुरू किए और यूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक नए रुझान, उसका इजाफा हुआ और फिर इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच ने बाकी तमाम ब्रांचेस पर छाती गई। नई क्या डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? स्टूडेंट देखें, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट, जरूरी, उस कंपाउंड में कार्बन मस्ट है, along with hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, halogen and many more. Those compounds are called organic compound. My dear student, इसमें इस डेफिनेशन में भी ऑर्गेनिक डेफिनेशन के दो हिस्से हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखिए जरा। डेफिनेशन के पहले हिस्से में हम कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है। अब ये ज़हन में रखना है, कार्बन इज एन एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन लाइफ का एलिमेंट 118 तक 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, हमारी वो बुक में तो 112 हैं, लेकिन अब इन्वेंशन, जो नई इन्वेंशन डिस्कवरीज हो रही हैं, उसमें ये 118 से भी ज्यादा हो चुके हैं। इन तमाम एलिमेंट्स में वो एलिमेंट जैसे हम कहते हैं द एलिमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज कार्बन, because carbon is present in organic compounds and most compound in our body and most compound in living things are organic one. प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, all these are organic compound. तो वो तमाम कंपाउंड जो जिंदगी का मूजब बनते हैं, वो उन तमाम में कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर पाया जाता है। और कार्बन के साथ साथ और कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, हेलोजेंस है। हेलोजेंस आप स्टूडेंट जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस। तो कार्बन के साथ साथ ये एलिमेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। मसलन स्टूडेंट मेरे पास है मीथेन। अब मीथेन आप जानते हैं CH4, यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। यू हैव द बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज वन C6H6. You have the ethanol, we have ethanol C2H5OH, इथाइल अल्कोहल भी हम इसे बोलते हैं। We have glucose, my dear student, glucose you have C6H12O6. All these are organic compounds. In जैसे billions and millions of organic compounds are present in our nature. स्टूडेंट ये जो हमने डेफिनेशन की ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इस डेफिनेशन में कुछ एक्सेप्शन हैं,
कुछ बातें हैं जो समझने वाली हैं। पहली बात स्टूडेंट, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे पास है कार्बोनेट्स। मैं कार्बोनेट्स आपको लिख के देता हूं। मेरे पास है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मेरे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मेरे पास है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। these are carbonates। कार्बन मौजूद है। वी हैव द बाइकार्बोनेट्स, जैसे हम कहते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। यू हैव द मेटल कार्बाइड्स, you have cyanides, all and many more। अब ये कंपाउंड जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इनमें कार्बन मौजूद है। कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन मौजूद है। तो कार्बन होने के बावजूद दे आर कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इन्हें ऑर्गेनिक नहीं कहते, हम इन्हें क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो ऑल दीज आर रिगार्डेड एज, दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे पास ना एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दो एलोट्रॉप्स कार्बन की, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। यू हैव द डायमंड, यू हैव ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट। स्टूडेंट जरा डायमंड को देखें। ये डायमंड में जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे टेट्राहेड्रल है, और फिर ये 3 डायमेंशनली रिपीट होकर you have a huge structure of diamond, and in this diamond structure all atoms are of carbon. Similarly, this one is the graphite structure, graphite hexagonal structure, और ये भी हमारे पास एक लेयर्ड फॉर्म में अरेंज होता है, और इस ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में all atoms are of carbon। अब ये डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद they are not the organic compound, they are also considered as inorganic compound। तो हम ना डायमंड और ग्रेफाइट which are the allotropes of carbon, हम इनको भी कहेंगे they are also the inorganic compound। अच्छा, एक और स्टूडेंट बात कर रहा हूं, ये बात जो है ना, ये 100% मैं इसको श्योर नहीं हूं इस पे, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए ये बताता चलूं। कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आपके पास हाइड्राजीन है ना, N2H4 हाइड्राजीन, दिस वन इज हाइड्राजीन, हम इसको ना चैप्टर 12 में जाके पढ़ेंगे। और इस तरह दिस वन इज NH2OH हाइड्रोक्सल अमाइन, और इन जैसे और भी चंद एक। अब अगर आप हाइड्रोजीन को देखें, हाइड्रोजीन में देयर इज नो कार्बन एटम, सिमिलरली विद हाइड्रोक्सिल अमाइन कार्बन एटम नहीं है, बट दे आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हालांकि इनमें कार्बन नहीं, ऑल्दो दे डू नॉट हैव द कार्बन एटम, बट दे आर रिगार्डेड एज, मैं इनको ट्रू कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं दे आर रिगार्डेड एज, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बात की। स्टूडेंट, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये एक नई डेफिनेशन पढ़ी, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ी। अब आए व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरा देखो, द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो बातें आ गई, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं कहते हैं ना। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नई जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो आपके सामने लाऊं, तो मैं क्या कहूंगा? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब वो वाटर हाइड्रोकार्बन्स और फिर इनके डेरिवेटिव, इससे क्या मुराद है जरा देखें स्टूडेंट। हाइड्रोकार्बन से मेरी मुराद है द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए, ओनली पे फोकस करना है। द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। we have CH4. In CH4 it contains 1 carbon and 4 hydrogen atoms, so this one is hydrocarbon. We have benzene C6H6, this benzene is also the hydrocarbon. We have toluene, अगर आप बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा दे, CH3 लगा दे, वो टोलवीन बना। And in this toluene structure all atoms are of either carbon or hydrogen, so this toluene is also the hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन हम किसे कहेंगे? हाइड्रोकार्बन हम कहेंगे ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर सिर्फ मुश्तमिल हो। अच्छा जरा मुझे बताओ स्टूडेंट, मेरे पास ये ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन है? आंसर है नहीं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है। मेरे पास ये इथाइल क्लोराइड है, ये कल्काइल हैलाइड है, चैप्टर 10 में जाके हम पढ़ेंगे। C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? आंसर है नो, बिकॉज इट आल्सो कंटेन कार्बन हाइड्रोजन अलोंग विद क्लोरीन। हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन वो जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। तो बहरहाल पहला तो आपने जेहन में बिठाना है कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे कहते हैं। अब दूसरी बात है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जरा देखो, मेरे पास है ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दिस वन इज मीथेन। मैं एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगा देता हूं, नाउ दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अब आपने क्या किया, आपने मीथेन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया। अब ये जो आपके पास जो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अब आप एक और काम करें, आपने एक और हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगा दे, नाउ दिस वन इज द डाइक्लोरोमीथेन, दिस वन इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। आप एक और हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगा दें, दिस वन इज क्लोरोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, एनेस्थीसिया के लिए हम यूज करते हैं। और अगर मैं चौथे हाइड्रोजन की जगह पे भी क्लोरीन लगा दूं, नाउ दिस वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो मैंने क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, all these are called the derivatives of methane, derivatives of a hydrocarbon, that is methane. Similarly you have a benzene, बेंजीन में 6 कार्बन, रिंग के अंदर हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। हम एक हाइड्रोजन की जगह पे OH लगा देते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, लेकिन अब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया, दिस वन इज कॉल्ड फिनोल। मैं OH नहीं लगाता, मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करके NH2 लगा देता हूं, नाउ दिस इज कॉल्ड एनालीन, अमाइनो बेंजीन एनालीन। मैं हाइड्रोजन रिमूव करके COOH लगा देता हूं, नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि हम हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को किसी फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, हमारे पास जो नया कंपाउंड आता है दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इस तरह आप इन हाइड्रोकार्बन से हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में डेरिवेटिव कंपाउंड बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, ऑल दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 7 इसका आगाज किया। इस चैप्टर में हमने आज के बेसिक टर्मिनोलॉजी इनको डिस्कस किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके हमने वेरियस डेफिनेशन उनको पढ़ा, वाइटल फोर्स थ्योरी और फिर वूलर वर्क उसको पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।